बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से उन सभी विद्यार्थियों को जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th में है। और प्यारे बच्चों, क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है ट्रांसफार्मर। प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और ट्रांसफार्मर के बारे में एक एक डाउट को हम क्लियर करने वाले कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके सिद्धांत और ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार के होते हैं और ट्रांसफार्मर से होने वाली हानियां, यानी कि एक एक हम पार्ट के बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है ना। और ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रांसफार्मर का चित्र कैसे बनाना है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर को कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चे देखिए कि ट्रांसफार्मर को बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न देता है, ठीक है ना। तो देता है कि ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनिए, यानी कि ट्रांसफार्मर को आपका चित्र बनाना है तथा उसके परिणामन अनुपात का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। प्यारे बच्चों, ये भी पूछा जाता है और देखिए कि ये ट्रांसफार्मर में ही आपका आता है परिणामन अनुपात, ठीक है ना। इस पर पूछा जाता है, या आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेख कीजिए तथा ऊर्जा क्षय के कारणों को लिखिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि ट्रांसफार्मर कैसे बनाना है। आप सभी को ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के इसका सिद्धांत को जानने वाले हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार को जानने वाले कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है और वो क्या होता है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर उसका हम रचना करने वाले हैं, कार्यविधि भी बताने वाले हैं और उससे हानियां भी बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, ये टॉपिक आप सबके लिए काफी मजेदार होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रांसफार्मर के बारे में एकदम आसानी से कर देंगे, कोई भी प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का चित्र कैसा होता है, ट्रांसफार्मर को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर को आसानी से आप कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले एक वर्ग टाइप का बनाना है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा कि कितने सेंटीमीटर का हम वर्ग बनाए, यानी कि आपको 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का लेकर आप ट्रांसफार्मर बनाइएगा। चलेगा, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर इतना खींच लेता हूँ 2 पॉइंट यानी 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा वर्ग टाइप का बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं होना है कि पूरा उनकी सभी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक वर्ग टाइप का बनाना है, छोटा सा, ठीक है ना। देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं, एकदम आसानी से। इस वीडियो को एक बार देख लेंगे ना तो आप ट्रांसफार्मर को धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है ना, कि ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक वर्ग टाइप का सबसे छोटा बना दिया है। अब देखिए कि इससे बड़ा, ठीक है ना, इससे बड़ा आपको एक और वर्ग बनाना है, ठीक है ना। देखिएगा ऐसे बनाना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इससे बड़ा बनाना है। आपको यहाँ से खींच डालिएगा, ठीक है ना। इसके बाहर से एक बड़ा सा वर्ग बनाना है। ये छोटा वाला वर्ग था, इससे बड़ा सा एक वर्ग बनाइएगा। आप थोड़ा सेंटीमीटर के ध्यान में रहकर खींचेंगे ना तो आपका जो ये लाइन होगा एकदम अच्छा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है ना। और एकदम अच्छा ट्रांसफार्मर का रूप धारण करेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी को नाप नाप कर थोड़ा बनाना होगा, ठीक है ना। हम आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको ट्रांसफार्मर बनाना है। इस तरह आप कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहां से इस तरह खींच लेना है और यहां से इस तरह खींचना है, ठीक है ना। इस तरह खींचने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिएगा कि इसका कोना और इसका कोना को आपको जरा इस तरह स्केल लेना है और स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है, डाट डाट थोड़ा थोड़ा लगाना है, इस तरह लगा देना है। इस तरह लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको लाइनिंग खींचना है, यानी आपको पतिया बनाना है, पतिया। प्यारे बच्चों, इस तरह करने के बाद आपको कितना खींचना है, जितना इधर करेंगे ना उतना ही आपको उधर भी करना होगा। बता रहा हूं कि आपको और कहां पर खींचना है। इस तरह करने के बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कितना मैंने खींचा हूं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको 7 है। तो यहाँ पर भी आपको 7 ही खींचना होगा, ठीक है ना। अच्छा से खींच लीजिएगा। ये जो आपका ये पेंसिल है ना, थोड़ा इसका जो ये आपका नीब है इसका मोटा हो गया है, यानी इसको कटर से पतला करना होगा। जब ये आपका जो ये मैं लाइन खींच रहा हूं एकदम अति सुंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका पेंसिल है इसका नीब को पतला कर लेना है ताकि ये
जो आप लाइनिंग खींचेंगे काफी अच्छा सुंदर दिखेगा। ठीक है ना, इस तरह आपको करने आ जाएगा। अब इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ये जो आपका ये कोना दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा खींचना है। कैसे खींचना है, इस तरह खींचना है। यहाँ से भी थोड़ा आपको यहाँ से तिरछा खींच लेना है प्यारे बच्चों। यहाँ से आपको तिरछा खींचने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों सिरा को मिला देना है। इन दोनों सिरा को प्यारे बच्चों क्या करना है भाई, तो मिलाना है। ठीक है ना, यहाँ से ये थोड़ा वीडियो चल रही है, इसी में मैं बना रहा हूं तो थोड़ा डिस्टर्ब भी होगा, तो कोई बात नहीं है। आप लोग को तो वीडियो का ऑन कैमरा में नहीं बनाना है, तो आप आसानी से बहुत सुंदर बना सकते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह खींचना है। ध्यान दीजिएगा, एक एक जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे ऐसे यदि आप खींचते हैं तो काफी आप ट्रांसफार्मर लाजवाब बना सकते हैं। ठीक है ना, और ट्रांसफार्मर तो देखने में अति सुंदर लगेगा। प्यारे बच्चों अब ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, और यहाँ से इस तरह लाइनिंग खींचना है भाई, इस तरह लाइनिंग खींच डालिएगा। ठीक है ना, चलिएगा मैं खींच रहा हूँ ऐसे वैसे। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट पर आप बात करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर की जितना आपके डाउट होगा एक एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर एक बार पढ़ेंगे ना तो कितना दिनों तक आपके ट्रांसफार्मर याद रहेगा। ठीक है ना, एक बार पढ़ने के बाद, और एक बार जब ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर एक बार देखने के बाद बहुत सारे दिन तक याद रहेगा कि ट्रांसफार्मर का क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा हम कैसे क्या कर सकते हैं। चलिएगा, इस तरह करने के बाद अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ से खींचना है। भाई ध्यान रहे, जितना इधर पतिया है उतना ही इधर भी होना चाहिए। ठीक है ना, जितना मैंने वहां पर लाइनिंग खींचा हूं उतना ही आपको इधर भी करना होगा। मैं तो गिना नहीं कि कितना पतिया थी, लेकिन चलिएगा खींच दे रहा हूं। लेकिन जितना पतिया उधर थी उतना ही पतिया आपको उधर भी करना ही होगा। इस तरह करने तो आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह आप ट्रांसफार्मर कर लेंगे। अब इस तरह करने के बाद आपको क्या करना है भाई, तो आपको यहाँ पर भाई, यहाँ पर एक इस तरह खांच देना है और यहाँ पर एक कर देना है इस तरह। इतना करने आ जाएगा। एक एक पॉइंट पर बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर बात कर रहा हूं। यहां से देखिएगा, यहां से कुंडली इस तरह आपको बनाना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस तरह आपको कुंडली बना देना है, काफी अच्छा देखने में लगेगा। और यहां से भी आपको क्या करना है भाई, यहां से थोड़ा कुंडली अधिक बनाना है, ऊपर के अपेक्षा यहाँ पर अधिक कुंडली बनाना है, मैं ये भी बताऊंगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अधिक कुंडली आपको बनाना है। इस तरह इसको कर लीजिएगा। और यहाँ से क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस तरह कर कर देना है। इतना करने के बाद आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर कर देना है इस तरह। ठीक है ना, ये हमारी प्राइमरी कुंडली है। ठीक है ना, प्राइमरी यानी क्या हो जाए, प्राइमरी माने प्राथमिक। ठीक है ना, प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली है। और यह हमारा द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी कुंडली है। प्यारे बच्चों, ये हमारा द्वितीयक कुंडली है, ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक कुंडली हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली हो जाएगा। ठीक है ना, प्राथमिक, हम प्राथमिक को पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, यानी प्राइमरी, और यहाँ पर द्वितीय को एस से यानी सेकेंडरी। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं ये समझा दूंगा आपके कि ये क्या है। ठीक है ना, इस पर भी चर्चा करने वाले। तो ये देखिएगा ट्रांसफार्मर, तो हमने बता दिया कि आपको कैसे ट्रांसफार्मर बनाना है। उतना करने के बाद ये देखिएगा ट्रांसफार्मर का ये है आपका चित्र, इस तरह कर लीजिएगा। ये हमारा सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली है और ये प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली है। प्यारे बच्चों, ये क्या है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे ना इसके बारे में, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डिटेल से हम इसको जानकारी देने वाले हैं कि ये है तो क्या है। ठीक है ना, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर होता है तो क्या होता है ट्रांसफार्मर। चलिए यहाँ पर देखिए कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर प्यारे बच्चों एक ऐसे यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिवर्ती जो आपका वोल्टेज आता है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर यही करता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, आपको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद आपका इसके सिद्धांत के बारे में जानना होगा कि सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जो होता है एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना लिख देंगे। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, और कौन कौन होता है, क्या उसका होता है।
तो चलिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिएगा बात करते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है तो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसके नाम से ही आप लोग ट्रिक से याद करते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम होता है कि जो निम्न यानी निम्न वोल्टेज को क्या करता है, उच्च वोल्टेज में आपको परिवर्तित करता है, ठीक है ना, बदलता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर आप ऊंचाई उच्च से याद रख सकते हैं, ऊंचाई यानी उच्च, यानी निम्न को उच्च में ये परिवर्तित करता है, ठीक है ना। और अपचाई जो होता है प्यारे बच्चों, अपचाई यानी कि नीचे डाउन करता है। डाउन यानी कि वोल्टेज जो हाई रहेगा उसको लो में परिवर्तित करेगा, बदलेगा, इसलिए यह अपचाई ट्रांसफार्मर है। चलिएगा यहाँ पर हम इसको लिख कर बताएंगे कि कैसे आप लिखेंगे। तो लिखेंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्तित वोल्टेज में बदलता है। आप इस नाम से याद कर सकते हैं, ऊंचाई माने उच्च यानी हाई में ले जाना है। प्यारे बच्चों निम्न को हाई में ले जाना है आपको, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के जरिए, यानी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए हम अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। चलेगा, अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें द्वितीय कुंडली होती है, जो सेकेंडरी होती है, उसमें जो होता है प्राथमिक यानी प्राइमरी कुंडली में से अधिक होता है इसमें, ठीक है ना, फेरों की संख्या यहाँ पर। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। यानी यहाँ पर है कि सेकेंडरी का ये हमारा है नंबर, ठीक है ना, फेरों की संख्या है। एन जो दर्शा रहा है फेरों की संख्या को दर्शा रहा है, और एस जो यहाँ पर दर्शा रहा है ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली को दर्शा रहा है। वही दर्शा रहा है कि जो ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होगी वो अधिक होगी, किससे, सॉरी कम होगी ये सेकेंडरी से, यानी कि सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक होगी प्राइमरी से, ठीक है ना। अब चलिएगा हम बात करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो प्यारे बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ये जो होता है ना उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, ठीक है ना। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्तित वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्तित वोल्टेज में बदलता है, इसका यही काम होता है। चलिएगा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक छूट गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है वो द्वितीयक से कम होती है, यही पर इसको हम समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमने बताया कि जो प्राइमरी होता है प्राथमिक, उसमें द्वितीय उसमें फेरों की जो संख्या होती है कम होती है, किससे, तो सेकेंडरी से। यानी यहाँ पर देखिएगा ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुंडलियां जो दिखाई दे रही है यहाँ पर कम है और यहाँ पर अधिक है। वही चित्र हमने यहाँ पर बनाया हूँ कि सेकेंडरी में अधिक होती है, किसके मुकाबले, तो प्राइमरी के मुकाबले सेकेंडरी में अधिक होती है। चलिएगा अब हम बात करते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर। चलिए अपचाई ट्रांसफार्मर हमने बताया, तो इसमें बताया कि प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है प्यारे बच्चों द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, जस्ट उसके उल्टा होता है। यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के जस्ट इसमें उल्टा है कि इसमें जो होती है प्राइमरी में अधिक होती है फेरों की संख्या, किसके मुकाबले, तो आपके सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कुंडली के मुकाबले। इतना समझ गए। वहीं पर यहाँ पर इसका चित्र मैंने बनाया था, यहाँ पर जो होता है प्राइमरी में अधिक होता है भाई सेकेंडरी से। यहाँ पर सेकेंडरी में कम दिखाई दे रहा है ना कुंडली, और यहाँ पर प्राइमरी में अधिक दिखाई दे रहा है। वहीं पर यहाँ पर मैंने लिखा हूं कि यहाँ पर जो सेकेंडरी है कम है, किसके मुकाबले, तो प्राथमिक के मुकाबले। चलिएगा अब इसकी रचना कैसे होती है, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, इसके बनावट कैसी होती है, चलिए ध्यान दीजिए। इसकी रचना कैसे करेंगे कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को एक के एक ऊपर रखकर आयताकार पतली क्रोड बनाते हैं। प्यारे बच्चों यही हमारे है एक नर्म लोहे की पत्तियां। ये जो आपकी ये लाइनिंग मैंने खींचा था ना, यही हमारी पत्तियां है, एक के एक ऊपर रखा गया है कि नहीं, ध्यान दीजिए, एक के एक ऊपर रखा गया है। इसी को यहाँ पर मैंने लिखा हूं कि जो ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियां रखी जाती है, कैसे रखी जाती है कि एक के एक ऊपर रखकर एक आयताकार पतली क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। प्यारे बच्चे यही हमारी कुंडलियां है, ध्यान दीजिएगा, यही कुंडलियां है, उसी को मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है ना। ये तांबे के तार इसमें लपटा देता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि तांबे के तार को क्या गया लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक यानी प्राइमरी कुंडलियां तथा द्वितीयक यानी सेकेंडरी कुंडलियां कहते हैं। प्यारे बच्चों प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली एक किससे जोड़ देते हैं, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं। चलिएगा अब यहाँ पर इसकी कार्य विधि के बारे में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कार्य विधि के बारे में।
तो जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं, जब हमने यहाँ पर प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा है, तब क्या पर यहाँ पर हो रहा है, तथा धारा प्रवाहित करती है तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो द्वितीय, जिसके कारण जब हमने प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, उसके ही कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना, इसमें एक धारा बहने लगी। उसी को यहाँ पर लिखा गया कार्य विधि में, यानी कि वो कार्य करता है तो कैसे करता है, कार्य विधि का मतलब वही हुआ। यानी जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते है तथा धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके ही कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उसमें बहने लगती है, ठीक है ना, वही इसमें है बताया गया है। अब चलिएगा, इसका सूत्र आपको जानना जरूरी है। ट्रांसफार्मर से संबंधित सूत्र के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है कैसे होता है, तो फैराडे के नियम से, ठीक है ना। फैराडे के द्वितीय नियम क्या होता है भाई, तो फैराडे का द्वितीय नियम होता है इजकल टू माइनस में एन डेल फाई, यानी ये एन जो दर्शा रहा है फेरो की संख्या को दर्शा रहा है, और डेल फाई अपान डेल टी, ठीक है ना, इसी पर हमने रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये पी से हमने दर्शाया है प्राइमरी, यानी प्राथमिक विद्युत वाहक बल। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो ये एन दिखाई दे रहा है ना, इसमें पी को जोड़ेंगे, यानी ये दर्शा रहा है कि कितना है प्राथमिक, यानी प्राइमरी प्राथमिक कुंडली या कि फेरों की संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे माइनस एन पी डेल डॉट इंटू डेल फाई अपान डेल टी, इतना लिख लेंगे। और यहाँ पर सेकेंडरी के बारे में बात कर लिया जाए तो माइनस एन एस डॉट डेल फाई अपान डेल टी, इतना कर लेंगे। ये हमारा रहा, और यही से हमारा सूत्र बनकर तैयार होता है। जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा भाई, तो आपको न्यूमेरिकल इसी में से कोई 3 दे दिया जाएगा और एक की गणना करना होगा इसी संबंध के जरिए, इसी सूत्र के संबंध के जरिए हम लोग ट्रांसफार्मर के एक एक न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे आसानी से। तो इसको आपको जानना है मेरे बच्चों। ईपी अपान ईएस ये दर्शा रहा है कि माने कि प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली के विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर एस सेकेंडरी कुंडली के आपको विद्युत वाहक बल, ई जो है विद्युत वाहक बल को यहाँ पर दर्शा रहा है। यहाँ पर एनपी यानी प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को दर्शा रहा है, यानी पी से प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और एस सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। यहाँ पर आर क्या है मैं आगे बात करूंगा। आर जो है समझ लीजिए कि परिणामन अनुपात है। परिणामन अनुपात होता है, क्या होता है, इसके मैं जस्ट इसके आगे वाले भाग में बात करने वाला हूं कि परिणामन अनुपात क्या होता है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिएगा कि ईपी बटा ईएस हमने बता दिया कि ईपी क्या होता है और ईएस क्या होता है। एनपी बटा एनएस ये भी मैंने बताया कि क्या होता है। और यहाँ पर वीपी बटा वीएस, वीपी जो है यहाँ पर के प्यारे बच्चों ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टता है, और यहाँ पर वीएस जो है सेकेंडरी कुंडली में वोल्टता है, ये दर्शा रहा है। तो इसमें संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, ये सभी जो होता है प्यारे बच्चों ये सभी बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सेकेंडरी एक में होता है, प्राइमरी एक में। इससे आप आसानी से संबंध को याद कर लीजिएगा कि ईपी बटा ईएस, एनपी बटा एनएस और वीपी बटा वीएस। इसमें ध्यान दीजिएगा आपको 4 ही के आपको न्यूमेरिकल करना होगा, 4 की गणना से, यानी आपको इसमें से कोई 3 दे देगा, आपको कोई संबंध लगाकर आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा कि एक और सूत्र यहाँ से उत्पन्न होता है, आप एक और सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति होती है द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर होती है, यानी प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति उत्पन्न होगी उतना ही द्वितीय कुंडली की शक्ति भी उत्पन्न होगी, यानी दोनों इक्वल टू यानी बराबर होता है। तो अब यहाँ पर आप सभी लोग शक्ति की फॉर्मूला जानते होंगे कि P इक्वल टू वी आई होता है। क्या होता है P इक्वल टू वी आई, तो वहीं पर वी आई यहाँ पर लिखा गया है, यानी P लिख दिया गया है। इसका मतलब कि प्राथमिक कुंडली को दर्शा रहा है, यानी ये प्राथमिक कुंडली की शक्ति को दर्शा रहा है, और वीएस और आईएस यानी कि ये द्वितीय कुंडली की शक्ति को दर्शा रहा है, ठीक है ना। इतना समझ गो। और यहाँ से प्यारे बच्चों ये डाट में सबसे पहले जब हम यहाँ पर आईपी यहाँ पर लिखा हूं तो इसको इधर लाया हूं, यानी कि आईएस हो गया, आईपी और आईएस, यहाँ पर वीएस और वीपी, यानी कि एक तरफ हमने धारा को कर लिया हूं और एक तरफ वोल्टता को कर लिया हूं, ठीक है ना। एक तरफ धारा और एक तरफ वोल्ट को कर लिया हूं। तो यहाँ पर एक और संबंध हमारा सूत्र उत्पन्न होता है, क्या होता है भाई कि आईपी बटा आईएस इक्वल टू वीएस बटा वीपी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी प्राइमरी एक की ओर था और सेकेंडरी अलग, इसमें कोई बात नहीं है। इसको अंश में भी कर सकते हैं, हर में भी पलट सकते हैं, इसमें कोई अंतर होने वाला नहीं। इसमें लेकिन उल्टा है, जो हमारी धारा प्राथमिक में बहेगी ये इसमें वोल्टता जो होगी सेकेंडरी में होगी, ठीक है ना।
इसको ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी है यहाँ पर सेकेंडरी होना चाहिए। इस तरह आपको यही यहाँ पर ट्रिक से याद रखना है। यही एक उल्टा संबंध आपका यहाँ पर है, नहीं तो यहाँ पर ठीक था, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी एक तरफ था। यहाँ पर जो धारा है और वोल्टता में संबंध है एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है ना, एक दूसरे के उल्टा है, यानी प्राइमरी जो होगा यहाँ पर वोल्टता में सेकेंडरी हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलेगा, हम अब बात करते हैं प्यारे बच्चों की परिणामन अनुपात क्या होता है और ट्रांसफार्मर के हानि के भी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा, बने रहेगा इस वीडियो में और वीडियो को जरा लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिणामन अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। इसको किस नाम से भी जान सकते हैं, परिणामन नियतांक या परिणामन अनुपात, कोई बात में अंतर नहीं है। इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिएगा कि परिणामन अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ही ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात कहा जाता है, ठीक है ना। आर इजकल टू हम लोग क्या कर लेंगे, NS बटा NP, यानी सेकेंडरी कुंडली में आपको अधिक होना चाहिए फेरों की संख्या, किसके मुकाबले, तो प्राइमरी के मुकाबले। उसी को लिखा गया है कि जो हमारी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए प्राइमरी कुंडली में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से। यही हमारा परिणामन अनुपात होता है। अब लोग यहाँ पर एक और पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर में कि प्यारे बच्चों उस ऊर्जा क्षय के कारणों को लिखे। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण को भी हम बताने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां, किस तरह से ट्रांसफार्मर में हानियां होती है और उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब ट्रांसफार्मर में धारा को प्रवाहित होती है तो विभिन्न प्रकार की उसमें ऊर्जा हानियां होती है। जब ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित होगी तो उसमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हानियां होगी। कौन कौन सी, तो फ्लक्स हानियां हो सकती है, भंवर धारा हानियां हो सकती है, शैथिल्य हानियां हो सकती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लक्स हानियां क्या होती है, ठीक है ना। जब हम लोग ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही, जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय किसके रूप में होता है, तो ऊष्मा के रूप में होने लगता है, ठीक है ना। और वही ऊष्मा के रूप में होने से क्या होता है, ऊर्जा में इस हानि को ही हम लोग फ्लक्स हानियां कहते हैं। यानी कैसे लिखेंगे कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा को प्रवाहित करेंगे तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय किसके रूप में होता है, तो ऊष्मा के रूप में होने लगता है। और इसी ऊर्जा में इस हानि को ही फ्लक्स हानियां कहते हैं। इसे कम करने के लिए हम लोग फ्लक्स हानियां को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चे तांबे के तार को लपेटेंगे। तांबे को तार के जब लपेटेंगे तो फ्लक्स हानियां कम हो जाएगी, ठीक है ना। जब तांबे की तार कमी होगी तब फ्लक्स हानियां उत्पन्न हो जाएगा वहां पर। अब हम लोग समझते हैं कि भंवर धारा हानि क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांसफार्मर की कुंडली में हम लोग भंवर धारा उत्पन्न होती है तो विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में अधिक हो जाता है तथा इस हानि को ही भंवर धारा हानि कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग कम करने के पतलीट क्रोड बना दिया जाता है। पतलीट क्रोड हम लोग लगा देंगे तो अब हमारा क्या होगा, भंवर धारा हानियां कम हो जाएगी। चलिएगा, आप लोग हम समझते हैं कि शैथिल्य हानियां क्या होती है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकन तथा विचुंबकन, अब आपको ये समझना होगा चुंबकन क्या होता है और विचुंबकन क्या होता है। जब हम लोग गर्म करते हैं तो उस ट्रांसफार्मर की शक्ति कम हो जाती है, यानी ट्रांसफार्मर जो आप लोग एक जरा लाएंगे तो वो आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं करेगा, ठीक है ना। जब हमारा वहां पर विचुंबकन उत्पन्न हो जाता है, जब हम लोग चुंबक को गर्म कर देंगे तो उसकी शक्ति हट जाती है, यानी वहां पर विचुंबकन कार्य करता है। और जब चुंबक प्रतिकर्षित और आकर्षित करता है तब वो हम कह सकते हैं उसी को चुंबकन कहते हैं। चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि जब चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में हो जाता है और ऊर्जा में इस हानि को ही हम लोग शैथिल्य हानि कहते हैं। और इसको हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धातु के क्रोड का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को हिट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस ट्रांसफार्मर का यदि आप फिगर लेना चाहते हैं, ये आप सारा PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो DK सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल को सर्च करके टेलीग्राम में DK सर क्लासेस सर्च कीजिएगा और वहां से वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। आपका ये PDF वहां से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।